नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है साइकोलॉजी की एक और क्लास लेकर। देखिए, कल की क्लास में हमने शिक्षण वक्र और पठार के बारे में पढ़ा था, थ्योरी की क्लास थी। आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज का टॉपिक भी हमारा क्या है, शिक्षण वक्र और अधिगम पठार। इसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ताकि हमने जो पढ़ा हुआ है उसका रिविजन हो जाए और अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि शिक्षण वक्र मुख्यतः किससे प्रदर्शित करता है, किसे प्रदर्शित करता है। ऑप्शन में है बुद्धि के विकास को, सीखने की प्रगति को, व्यक्तित्व के विकास को या फिर शारीरिक विकास को। तो देखिए, बात किसकी हो रही है, शिक्षण वक्र की हो रही है। और हमने क्या पढ़ा था कल थ्योरी की क्लास में कि शिक्षण वक्र में क्या दर्शाया जाता है। देखिए, जब जब सीखने की जो गति है, जब सीखने की गति को हम क्या करते हैं, ग्राफ में दर्शाते हैं। एक ग्राफ में जो दर्शाते हैं सीखने की गति को, यानी कि बालक ने सीखने के लिए कितना अभ्यास किया और उस बालक की कितनी उन्नति हुई या प्रगति हुई, उपलब्धि प्राप्त की उसने। जब हम एक ग्राफ में इसको सीखने की गति को दर्शाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षण वक्र कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में है सीखने की जो प्रगति है उसको जो है प्रदर्शित करता है क्या, शिक्षण वक्र। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट, शिक्षण वक्र के क्षैतिज अक्ष यानी कि एक्स अक्ष सामान्यतः क्या प्रदर्शित करता है, उपलब्धि, त्रुटियों की संख्या, अभ्यास या समय, बुद्धि या लब्धि। तो देखिए, बुद्धि लब्धि, तो ध्यान रखिए हमने क्या कहा, इस तरीके का ग्राफ बनाया जाएगा, उसमें दो रेखाएं होगी। एक रेखा कैसी होगी, क्षैतिज होगी। ये लेटी हुई जो रेखा है, ये कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा है। और ये जो खड़ी रेखा है, ऊपर से नीचे की, नीचे से ऊपर की ओर जो रेखा खड़ी रेखा है, इसको हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। दोनों के बीच कितने, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और ये जो है शिक्षण वक्र में नीचे जो लेटी हुई रेखा है, क्षैतिज रेखा है, ये क्या दर्शाती है, बालक का अभ्यास, बालक के द्वारा किया गया अभ्यास या अधिगम को दिया गया समय। और जो खड़ी रेखा है ये क्या दर्शाती है, बालक की उन्नति या फिर कहे प्रगति। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन में है अभ्यास या समय। तो देखिए, जो क्षैतिज अक्ष है इसको हम क्या कहते हैं, गणित में इसको एक्स अक्ष कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। और जो खड़ी रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष। तो पूछा क्या है, क्षैतिज अक्ष सामान्यतः क्या प्रदर्शित करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या प्रदर्शित करता है, अभ्यास और समय। नेक्स्ट, शिक्षण वक्र में ऊर्ध्वाधर जो अक्ष है यानी कि वाई अक्ष है, सामान्यतः किसे प्रदर्शित करता है। तो हम बात कर चुके हैं, यानी कि जो खड़ी रेखा है, ये वाली जो खड़ी रेखा है, कौन सी, ऊर्ध्वाधर रेखा अक्ष या फिर कहे इसको वाई अक्ष। ये किसको प्रदर्शित करती है, बालक की जो है प्रगति को, उसकी उन्नति कहे, प्रगति कहे, अधिगम कहे, उपलब्धि कहे। तो ये बालक की जो है किसको प्रदर्शित करते हैं, प्रगति को प्रदर्शित करते हैं। अभ्यास की अवधि बिल्कुल नहीं, सीखने की उपलब्धि या प्रदर्शन। तो सही आंसर हमारा रहेगा क्या, बी। नेक्स्ट, जब शिक्षार्थी की सीखने की गति प्रारंभ में धीमी और बाद में जो है तेज होती है, तो शिक्षण वक्र कैसा होता है, नकारात्मक त्वरण वाला, सकारात्मक त्वरण वाला या सीधी रेखा वाला या फिर क्षैतिज। तो देखिए, हमने क्या पढ़ा था, यहां पर क्या होगा, क्षैतिज रेखा बालक का अभ्यास या समय, और ये खड़ी रेखा क्या बताएगी, बालक की गति, प्रगति या फिर उन्नति या फिर अधिगम कहे। तो देखिए, जब बालक का सीखना यहाँ पर इस प्रकार हो रहा है, यानी कि स्टार्टिंग में इस प्रकार धीरे धीरे सीख रहा है और फिर उसकी गति धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। हो सकता है स्टार्टिंग में जो है नियम कठोर हो, कठिन हो, उसको समझ नहीं आ रहा हो, जो विषय वस्तु वो पढ़ रहा है वो कठिन है, उसको समझ नहीं आ रहा है।
लेकिन जैसे जैसे बालक अभ्यास करता जाता है, विषय वस्तु उसको समझ आने लग जाती है और उसका जो सीखना है वो अधिक होने लग जाता है, तो वक्र इस प्रकार का बनता है। तो स्टार्टिंग में गति धीमी रहेगी और बाद में उसके सीखने की गति जो है वो तेज होने लग जाएगी। तो कौन सा यहाँ पर वक्र बनेगा, तो ध्यान रखिए, इसको हम कहेंगे सकारात्मक त्वरण वाला वक्र। यानी कि ये कौन सा वक्र है, सकारात्मक त्वरण वाला वक्र है। साथ ही में हम इसको क्या कहते हैं, बढ़ता हुआ वक्र, बढ़ता हुआ वक्र भी हम इसको कहते हैं। एक और नाम याद रखिए, नतोदर, नतोदर वक्र भी इसको हम कहते हैं। न से पकड़ लीजिएगा कि नहीं होती स्टार्टिंग में, क्या उसमें कोई भी उन्नति नहीं होती, धीरे धीरे होती है। यानी कि नतोदर में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में बालक की सीखने की गति है वो धीमी होती है और बाद में जो है सीखने की गति तेज होती जाती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। नेक्स्ट, जब प्रारंभ में सीखने की गति तेज हो और बाद में धीमी हो जाए तो शिक्षण वक्र को क्या कहा जाता है, सकारात्मक त्वरण वक्र कहा जाता है, नकारात्मक त्वरण वक्र कहा जाता है, समतल वक्र कहा जाता है या फिर अनियमित वक्र कहा जाता है। तो देखिए, सीखने की गति यहाँ पर क्या होगा, अभ्यास या समय, यहाँ पर क्या होगा, उन्नति। तो देखिए, बालक की सीखने की गति यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग से ही तेज हो जाती है और फिर बाद में कैसी होती है, धीरे धीरे धीमी होती चली जाती है। यानी कि हो सकता है कि विषय वस्तु स्टार्टिंग में बालक की सरल हो या फिर बालक जो है अभिप्रेरित हो, रुचि हो उसकी सीखने में, तो समय कितना लग रहा है, कम लग रहा है, उसकी उन्नति यानी कि अधिगम ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पर आकर हो सकता है बालक को थकान हो गई हो, थकान हो गई हो या फिर रुचि का अभाव हो गया हो, अभाव हो गया हो। तो बालक यहाँ पर उसकी सीखने की गति है वो जो क्या करते हैं, धीमे धीमे कम हो, धीरे धीरे क्या होती है, कम होती चली जाती है। और इसको हम क्या कहते हैं, घटता हुआ वक्र, घटता हुआ वक्र कहते हैं। साथ में ही एक और नाम याद रखिए, इसका हमने पढ़ा था क्या, उन्नतोदर वक्र। याद रखिए, इसका नाम क्या है, उन्नतोदर वक्र। यानी कि स्टार्टिंग में क्या हो रही है, उन्नति हो रही है, यानी कि तीव्र गति से विकास हो रहा है। याद रखना, उन्नतोदर में क्या होता है, उन्नति होती है स्टार्टिंग से। इस शब्द को पकड़ लीजिएगा, स्टार्टिंग में ही क्या हो रही है, उन्नति हो रही है और बाद में बालक को थकान के कारण, रुचि के अभाव के कारण जो है गति जो है उसकी धीरे पड़ जाती है। तो वक्र की जो रेखा है नीचे की तरफ घटने लग जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, घटता हुआ वक्र भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, नकारात्मक। देखिए, जब घट रहा है तो घटते हुए को हम क्या कहेंगे, नकारात्मक त्वरण वक्र कहेंगे। तो आंसर रहेगा बी। अधिगम पठार यानी कि लर्निंग प्लेटू का अर्थ है सीखने का पूर्णतः समाप्त हो जाना, सीखने की गति में अस्थायी ठहराव, सीखने की गति का अचानक बढ़ना या फिर सीखने का जो है प्रारंभ होना। तो देखिए, जो अधिगम पठार है ये क्या होता है कि जब सीखने की गति है, मानकर चलिए बालक जो है इस प्रकार से सीखता जा रहा है और एक टाइम पर आकर जो ये रेखा है, सीखने की जो रेखा है वो इस प्रकार सीधी बनती है, यानी कि क्षैतिज रेखा बनती है। सीखने का जो वक्र है ऊपर की ओर नहीं बढ़ रहा है, यानी कि क्षैतिज रेखा यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर क्या आ गया है, पठार आ गया है, अधिगम पठार आ गया है। अब बालक का जो सीखना है वो एकदम से रुक गया है। ये कैसे, तो देखिए यहाँ पर बालक हो सकता है थक गया हो, थकान के कारण भी हो सकता है, रुचि की कमी के कारण भी हो सकता है। अभी प्रेरणा की कमी के कारण भी हो सकता है। तो बालक क्या है, यहाँ पर जाकर रुक जाता है। तो ध्यान रखिए, इसी रुकने को यानी कि जो क्षैतिज रेखा बन रहे इसी को हम क्या कहेंगे, पठार कहते हैं। और ये कैसा होता है, अस्थायी ठहराव होता है, ये याद रखना है। स्थायी ठहराव नहीं होता है, कभी भी ये नहीं है कि पठार को समाप्त नहीं किया जा सकता।
तो पठार को समाप्त किया जा सकता है। अगर बालक में थकान के कारण पठार हो रहा है तो उसको क्या दिया जाए, विश्राम दिया जाए। कुछ समय के लिए क्या विश्राम की आवश्यकता है। रुचि की कमी अगर उसमें हो गई है तो जो है बालक को रुचि पैदा की जाए, कुछ जो है नए तरीके अपनाए जाए। हो सकता है बालक जो है बोरियत तरीके से जो है बोर हो गया हो, पुराने तरीके से बोर हो गया हो, बोरियत लगने लग गई हो उसको, तो नए तरीके अपनाए ताकि बालक में रुचि पैदा हो। साथ में ही अभिप्रेरणा की कमी हो गई है तो बालक को क्या करे, अभिप्रेरित करे सीखने के लिए, ताकि ये जो अधिगम का पठार आ गया है ये समाप्त हो सके। तो देखिए सीखने की गति में जो अस्थायी ठहराव होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं, अधिगम पठार। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर बी। अधिगम पठार के दौरान शिक्षार्थी के प्रदर्शन में सामान्यतः क्या दिखाई देता है, लगातार तीव्र वृद्धि, कोई परिवर्तन नहीं, बहुत कम प्रगति, अचानक जो है पूर्ण गिरावट, सीखने की पूर्ण समाप्ति। तो देखिए हमने एक बात की है पिछले क्वेश्चन में पठार की, तो यहाँ पर उसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। क्षैतिज रेखा इस प्रकार से बनती है और थोड़ा बहुत हो सकता है मामूली सा परिवर्तन दिखाई देगा, थोड़ा ऊपर की ओर दिखाई दे सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देगा। रेखा आपको यहाँ पर लगभग जो है सीधी ही दिखाई देगी ये। तो ध्यान रखिए हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं या फिर बहुत कम जो है प्रगति। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट, अधिगम पठार के निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है, थकान, एकाग्रता की कमी, प्रेरणा की कमी या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए इसको पिछले क्वेश्चन में ही हमने इसके जो है कारण की बात की थी कि जो पठार है वो किस कारण हो सकता है बालक जो है लंबे टाइम से जो है किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो और वो थक गया हो, तो थकान के कारण भी क्या आ सकती है, अधिगम में पठार हो सकता है। साथ में बात करें एकाग्रता की कमी हो सकती है, हो सकता है उसका जो ध्यान है वो अपनी पढ़ाई से अधिगम से भटक गया हो, तो यहाँ पर एकाग्रता की जो कमी है उसके कारण भी क्या हो सकता है, अधिगम में पठार आ सकता है। साथ में बात करें प्रेरणा की कमी, हो सकता है बालक जो है अभी प्रेरित ही नहीं हो रहा है अधिगम के लिए, सीखने के लिए, उसमें प्रेरणा की कमी हो, तब भी जो है ये पठार बन सकता है। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अधिगम पठार को दूर करने में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक सहायक हो सकता है, अभ्यास बंद कर देना, प्रेरणा व उचित विश्राम देना, दंड देना या सीखने का समय कम कर देना। तो देखिए अभ्यास ही बंद कर देंगे तो जो अधिगम का पठार है वो कैसे समाप्त होगा, तो ये तो गलत रहेगा। साथ में ही दंड देने से कभी भी अधिगम का पठार नहीं टूटेगा, नहीं समाप्त होगा। सीखने का समय अगर कम कर देंगे, देखिए अगर अभ्यास ही कम कर देंगे तो पठार कैसे समाप्त होगा, तो सही क्या रहेगा कि बालक को क्या करे, प्रेरणा दे, प्रेरित करे, और अगर वो थक गया है तो उसको क्या दे, उचित विश्राम दे। कुछ समय के लिए उसको जो है उचित विश्राम जो है उसको दिया जाए बालक को, ताकि जो वो पठार आया है यहाँ पर सीखने में जो ये क्षैतिज रेखा बन रही है ये समाप्त हो सके और बालक का यहाँ से फिर से जो है अधिगम की गति जो है ऊपर की ओर बढ़े, ये वक्र जो है ऊपर की ओर बढ़े, बालक जो है उन्नति करे। तो ध्यान रखिएगा आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर बी। शिक्षण वक्र में पठार का दिखाई देना यह सिद्ध करता है कि शिक्षार्थी कभी नहीं सीख सकता, सीखना हमेशा एक समान गति से होता है, सीखने की गति में अस्थायी रुकावट आ सकती है, शिक्षण प्रक्रिया असफल है। तो देखिए शिक्षार्थी कभी नहीं सीख सकता, ये तो अपने आप में ही पढ़ते ही गलत हो जाएगा। सीखना हमेशा एक समान गति से होता है, तो बिल्कुल नहीं, सीखना एक समान गति से नहीं होता है। किसी दिन आप जो है अपना टारगेट जो है एक दिन में पूरा कर लेते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि आप जो है कुछ भी अधिगम नहीं कर पाते, आपका मन ही नहीं होता पढ़ने का, तो सीखने की गति जो है वो समान नहीं होती। तो ये भी क्या रहेगा, गलत रहेगा। शिक्षण प्रक्रिया जो है असफल होती है, बिल्कुल नहीं, शिक्षण प्रक्रिया को हम असफल प्रक्रिया नहीं कहेंगे। तो सीखने की गति में जो अस्थायी रुकावट आ सकती है, देखिए शिक्षण वक्र में पठार का दिखाई देना यह सिद्ध करता है कि जो शिक्षण की गति है, सीखने की जो गति है उसमें अस्थायी रुकावट आ सकती है, यानी कि जो सीखने की गति है वो रुक सकती है, अस्थायी रूप से कुछ टाइम के लिए रुक सकती है।
तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट, यदि अभ्यास के साथ प्रदर्शन में लगातार सुधार होता जाए तो शिक्षण वक्र सामान्यतः कैसा होगा? ऊपर की ओर बढ़ेगा, नीचे की ओर जाएगा, पूरी तरह क्षैतिज होगा या अनिवार्य रूप से सीधी रेखा होगा? तो बात किसकी हो रही है कि यदि अभ्यास के साथ प्रदर्शन में लगातार सुधार किया जाए तो शिक्षण वक्र कैसा बनेगा? तो देखिए यहाँ पर जो है बालक क्या कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, अभ्यास के साथ प्रदर्शन में लगातार सुधार, यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रदर्शन होगा, उसका प्रगति होगी, अधिगम होगा। तो अभ्यास कर रहा है, बालक जो है अभ्यास करता जा रहा है और धीरे धीरे जो उसका प्रदर्शन है वो अच्छा होता जा रहा है। इस प्रकार से उसकी प्रगति होती जा रही है, अधिगम करता जा रहा है। अभ्यास के साथ साथ क्या करता जा रहा है, वो अपनी प्रगति उन्नति करता जा रहा है। तो वक्र किस प्रकार के बनेगा? देखिए इस प्रकार का वक्र बनेगा, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ वक्र बनेगा। इसे हम क्या कहेंगे? नतोदर वक्र, सकारात्मक वक्र भी कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या रहेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा वक्र। ए आंसर यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट, अधिगम पठार को किस प्रकार की घटना माना जाता है? स्थायी, अस्थायी, जन्मजात या जैविक? तो देखिए हम बात कर चुके हैं, अधिगम का जो पठार है वो अस्थायी होता है, क्योंकि उसको जो है अगर हम अपने तरीकों को बदल दे, बालक को जो है विश्राम करने दे, अगर बालक थकान के कारण जो है पठार बन गया है, ध्यान रखिए बालक में जो ये पठार आया है, जो ये क्षैतिज रेखा यहाँ पर बन रही है उसके अधिगम में, हो सकता है वो थकान के कारण, रुचि के अभाव के कारण, अभिप्रेरणा की कमी के कारण, या फिर पुराने तरीके के कारण, या फिर जो है कठिन विषय वस्तु के कारण ये पठार आया है। तो इनको अगर हम समाप्त करें, इन तरीकों को ही बदले, तो क्या होगा? उस पठार को ख़त्म किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। तो ये जो पठार आता है ये कैसा होता है? अस्थायी होता है। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम की गति को प्रभावित कर सकता है? प्रेरणा, अभ्यास, थकान या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए बात किसकी हो रही है कि अधिगम की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो देखिए प्रेरणा यहाँ पर अधिगम की गति को प्रभावित करते हैं। बालक जितना ज़्यादा अभिप्रेरित होगा, जितना ज़्यादा बालक को अभिप्रेरणा प्राप्त होगी, प्रेरित होगा, वो उतनी ही ज़्यादा उसकी सीखने की गति होगी। साथ में ही बात करें अभ्यास की, जितना ज़्यादा बालक अभ्यास करेगा, सीखने का प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा, मेहनत करेगा, उतना ही ज़्यादा उसका सीखना होगा, सीखने की गति होगी। बात करें थकान की, अगर बालक थक गया है तो सीखने की गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा ये सभी कारक जो है सीखने की गति को प्रभावित करते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा सही। यदि किसी विद्यार्थी का प्रदर्शन कुछ समय तक लगभग समान रहता है और फिर जो है दोबारा बढ़ने लगता है, तो बीच का जो स्थिर भाग है वह क्या कहलाता है? विस्मरण, अधिगम पठार, परिपक्वता या फिर अंतःदृष्टि? तो ध्यान रखिए बात किसकी हो रही है कि यदि किसी विद्यार्थी का जो प्रदर्शन है कुछ समय के लिए रुक जाता है, कुछ समय के लिए कैसी रेखा बन जाती है? ये क्षैतिज रेखा बनती है, रुक जाता है, समान रहता है, लगभग समान रहता है, और फिर दोबारा से, यानी कि पहले भी वो कैसा हो रहा था? बढ़ रहा था, और फिर क्या होता है? दोबारा से बढ़ने लगता है, यानी कि यहाँ पर फिर से वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये जो बीच में रेखा बनी है, क्षैतिज रेखा, समान रेखा, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे अधिगम पठार। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर बी। शिक्षण वक्र का मुख्य शैक्षिक महत्व क्या है? केवल विद्यार्थियों की आयु ज्ञात करना, सीखने की प्रगति का अध्ययन करना, केवल बुद्धि मापना, केवल व्यक्तित्व मापना? तो देखिए शिक्षण जो है वक्र के द्वारा हम व्यक्तित्व का मापन नहीं करते, ना ही हम बुद्धि का मापन करते, ना ही बालक की जो है आयु ज्ञात करना होता है। तो शिक्षण वक्र का मुख्य जो कार्य होता है सीखने की जो प्रगति है उसका अध्ययन करना। शैक्षिक महत्व क्या रहेगा कि बालक की जो सीखने की प्रगति है, जो बालक की उपलब्धि है, जो उन्नति है,
उसका अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट, अत्यधिक अभ्यास के कारण उत्पन्न थकान किस स्थिति को जन्म दे सकती है? अधिगम पठार को, अचानक बुद्धि वृद्धि को, परिपक्वता को, या फिर अभिप्रेरणा में वृद्धि को। तो देखिए किसकी बात हो रही है? थकान की बात हो रही है कि थकान जो है किसको जन्म दे सकती है। तो देखिए यहाँ पर बालक जो है इस प्रकार से जो है अभ्यास करता है और उसकी उन्नति होती जाती है। लेकिन देखिए यहाँ पर बालक जो है लगातार अभ्यास कर रहा है लंबे टाइम से और उसकी उन्नति भी अच्छी हो रही है। तो एक टाइम पे क्या होगा? बालक थक जाएगा। थक जाएगा बालक। लंबे समय से जो है वो प्रयास कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। मानकर चलिए बालक किसी एग्जाम की लंबे टाइम से तैयारी कर रहा है, तो एक समय पर आकर बालक जो है थक जाता है। तब क्या होता है? उसकी जो ये रेखा है, शिक्षण जो वक्र है, ये सीधी रेखा नहीं, यहाँ पर वक्र कैसे बन रहा है? ऊपर की ओर बन रहा है। थकने के कारण क्या होगा? ये ऊपर नहीं जाएगा। ये कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तो ये जो क्षैतिज रेखा बनेगी, ये जो सीखने में जो है क्षैतिज रेखा बन गई है, सीखने में क्या आ गया? अधिगम पठार बन गया है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया? थकान के कारण किस स्थिति को जन्म देती है? तो देखिए अधिगम जो थकान है वो किसको जन्म देती है? पठार को जन्म देती है, अधिगम के पठार को जन्म देती है। तो याद रखिएगा आंसर हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट, यदि शिक्षक पठार की स्थिति में विद्यार्थियों को नई विधियों से अभ्यास करवाता है तो इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को दंड देना, अधिगम में पुनः प्रगति लाना, अभ्यास समाप्त करना, या फिर परीक्षा को कठिन बनाना। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि शिक्षक पठार की स्थिति, देखिए यहाँ पर बालक की जो है पठार की स्थिति है, यहाँ पर बालक की जो है ये क्षैतिज रेखा बन रही है, पठार की स्थिति बन रही है। हो सकता है यहाँ पर वो पुराने तरीके से जो है पढ़ते पढ़ते बोर हो गया हो, रुचि का भाव उसमें आ गया हो। तो जो शिक्षक है वो क्या कर रहे हैं? नई विधियों से अभ्यास करा रहे हैं, यानी कि नए तरीके जो है बालक को पढ़ाने में जो है यूज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा? नए तरीकों के कारण ही क्या होगा? बालक जो है फिर से सीखना जो है उसकी जो गति है, अधिगम है, वो फिर से जो है गति करने लगेगा और बालक की जो है प्रगति इस प्रकार फिर से जो है धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। तो याद रखिए क्या होगा? अधिगम में पुनः प्रगति लाना, यानी कि इसका कार्य क्या है कि ये जो अधिगम है यहाँ पर क्या हो रहा है? उन्नति कहे, अधिगम कहे, अभ्यास। तो देखिए यहाँ पर जो है धीरे धीरे अधिगम में क्या हो रही है? उन्नति हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो नई विधियों के द्वारा शिक्षक ने क्या किया? अधिगम में पुनः से प्रगति ला दी। प्रगति लाना ही उसका क्या है? कार्य है। तो आंसर हमारा रहेगा बी। अधिगम पठार के समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए, उसकी कठिनाइयों को समझकर उचित सहायता देनी चाहिए, अभ्यास पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, या फिर केवल अधिक जो है गृह कार्य देना चाहिए। तो देखिए विद्यार्थी को हतोत्साहित नहीं करना है, बालकों को तो उत्साहित करना है, तभी जो है अधिगम का ये पठार है ये समाप्त हो पाएगा। तो हतोत्साहित नहीं करना है। अभ्यास को ही बंद कर देंगे तो पठार कैसे समाप्त होगा? अभ्यास को बढ़ाना है, अधिक जो है गृह कार्य देना। तो केवल और केवल अधिक गृह कार्य देने से पठार समाप्त नहीं होगा, बल्कि आवश्यक क्या है कि बालकों के सामने जो कठिनाई है उसको शिक्षक समझे और उसी प्रकार से बालकों को क्या दे? उचित सहायता प्रदान करे। तो देखिए अगर हो सकता है बालक में रुचि का अभाव हो गया है तो शिक्षक क्या करे? बालकों को अभिप्रेरित करे, उसकी प्रशंसा करे, तारीफ करे, उसके पुरस्कार दे, उसने जो अब तक का सीखा है प्रगति के लिए, उपलब्धि जो उसने प्राप्त की है उसके लिए उसकी प्रशंसा करे। और अगर बालक जो है थकान के कारण पठार आ गया है तो उसको कुछ समय के लिए जो है विश्राम प्रदान करे। हो सकता है पुराने तरीकों से बालक बोर हो गया है तो नए तरीकों का प्रयोग करे शिक्षक। तो देखिए बालकों की क्या समझनी है? कठिनाइयों को समझना है और उचित सहायता देनी है। जिस प्रकार की कठिनाई बालकों के सामने है
उनकी कठिनाइयों को समझते हुए भी उसी प्रकार की सहायता शिक्षक को प्रदान करनी है। तभी क्या होगा, ये जो अधिगम में पठार आया है ये समाप्त हो पाएगा। तो आंसर रहेगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण वक्र के संबंध में सही है? प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षण वक्र बिल्कुल समान होता है। सीखने की गति सदैव समान रहती है। सीखने की गति व्यक्ति और परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है। शिक्षण वक्र केवल शारीरिक कौशल के लिए होता है। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का जो शिक्षण जो वक्र है वो एक समान होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, उसकी सीखने की क्षमताएं योग्यताएं भिन्न होती है। तो शिक्षण वक्र कैसे समान होगा? शिक्षण वक्र भी भिन्न होगा। सीखने की गति सदैव समान रहती है? तो बिल्कुल नहीं, सीखने की गति समान नहीं होती है। कभी बालक जो है कम अभ्यास में ही ज़्यादा सीख लेता है और कभी ज़्यादा अभ्यास में भी बहुत कम सीख पाता है। तो ध्यान रखिएगा, सीखने की गति जो है समान नहीं होती है। बात करें शिक्षण वक्र केवल शारीरिक कौशल के लिए, देखिए सीखने की प्रगति के लिए होता है शिक्षण कौशल, शारीरिक कौशल के लिए नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्या रहेगा? गलत रहेगा। बात करें सीखने की जो गति है व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं, बिल्कुल सही। सीखने की गति समान नहीं होती है क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, उनकी योग्यताएं क्षमताएं भिन्न है, तो गति भी क्या होगी? भिन्न होगी। साथ में ही जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार भी बालक की जो सीखने की गति है वो बदल सकती है। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा हमारा सी। शिक्षण वक्र में यदि किसी समय उपलब्धि में वृद्धि रुक जाती है और कुछ समय के बाद फिर से वृद्धि शुरू हो जाती है तो इसे हम क्या कहेंगे? तो देखिए, शिक्षण वक्र बालक की वृद्धि हो रही है और कुछ समय के लिए क्या हो गई? रुक गई, क्षैतिज रेखा बन गई और बन गई है क्षैतिज रेखा यहाँ पर, और फिर से क्या है? वृद्धि जो है प्रारंभ होती है। वृद्धि एक समय के लिए रुक जाती है, कुछ समय बाद फिर से वृद्धि होती है। तो देखिए, जहाँ पर ये वृद्धि रुकी है वहाँ पर क्या होगी? क्षैतिज रेखा इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी, सीधी रेखा यहाँ पर बन जाएगी। सीधी रेखा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसे ही हम क्या कहेंगे? अधिगम पठार कहेंगे। इसे ही हम क्या कहेंगे? अधिगम का पठार कहेंगे। तो इसे हम क्या, इसे क्या कहा जाएगा? तो ध्यान रखिए, इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा अधिगम का पठार। तो आंसर हमारा रहेगा ए। तो देखिए, ये थी आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ।